दक्षिण पश्चिम मानसून आखिरकार बुधवार को देश से विदा हो गया। यह अपनी सामान्य तिथि से 13 दिन बाद वापस गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इसके साथ ही उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत हो गई है, जिसके चलते तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के हिस्सों, कर्नाटक और केरल में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान बारिश होती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में एक चक्रवाती दौर बना हुआ है, जिसके प्रभाव के चलते केरल, माहे, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 5 दिनों के दौरान मध्यम गरज के साथ छिटपुट बारिश और बिजली चमकने की आशंका है। साथ ही अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण तमिलनाडु में, जबकि अगले 24 घंटे में दक्षिण केरल के हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्वी मानसून ने गुरुवार को भारत के दक्षिणी हिस्सों में दस्तक दे दी है। गुरुवार तड़के तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। चेन्नई के कई हिस्सों में तेज आंधी, बिजली और भारी बारिश से शहर तालाब में तब्दील हो गया। यहाँ तक कि चेन्नई एयरपोर्ट पर भी काफी मात्रा में पानी जमा हो गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चेन्नई में पिछले 6 सालों की सबसे ज्यादा बारिश एक ही दिन में दर्ज की गई है। झारखंड में मानसून की विदाई के साथ ही ठंड ने दस्तक दे दी है। रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ ही बक्से में बंद गर्म कपड़े निकलने लगे हैं। दिन में हल्की गर्मी और शाम ढलते ही हल्की ठंड महसूस होने लगे हैं। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अगले एक सप्ताह में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में आज भी धुंध यानी स्मॉग छाया हुआ है और कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई है। दिल्ली के आरके पुरम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 376, आईटीओ में 384, लोधी रोड में 311 और पंजाबी बाग में 387 है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के डेटा के अनुसार प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। वहीं जहांगीरपुरी इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 दर्ज किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीरवार को ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च की। उन्होंने बताया कि इस ऐप के जरिए इस ऐप पर दिल्ली का हर नागरिक अपने आसपास हो रहे प्रदूषण की शिकायत दर्ज करा सकता है। केजरीवाल ने कहा कि आप अगर कहीं भी किसी भी तरह का प्रदूषण देख रहे हैं तो तुरंत शिकायत दें। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। गुरुवार सुबह सांस लेने में तकलीफ होने के बाद केशुभाई पटेल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। केशुभाई पटेल की उम्र 92 साल थी। कुछ वक्त पहले ही केशुभाई पटेल कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि उन्होंने कोरोना को मात दे दी थी। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने केशुभाई पटेल के परिवार से बात की और दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 49,881 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 80,40,203 हो गए हैं। वहीं बीते एक दिन में 517 और लोगों की मौत हो जाने से इस महामारी के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,20,527 हो गई है। वहीं अभी 6,03,687 लोगों का कोरोना का इलाज चल रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में अब तक 73,15,989 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 90.62% तक पहुंच गई है। झारखंड में कोरोना के बीते एक दिन में 345 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। वहीं इस दौरान 452 व्यक्ति कोरोना से ठीक भी हुए हैं और 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,569 हो गया है। इनमें से 94,326 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 911 लोगों की अब तक कोरोना से जान चली गई है। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लाठी डंडे से खदेड़ने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संवैधानिक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भूल रहे हैं। दीपक प्रकाश ने कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री दोनों उपचुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार की करारी हार देखते हुए भाषा की नीचता पर उतर आए हैं। स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ भाषा की उम्मीद की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री सोरेन भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाठी डंडे की बात कर मुख्यमंत्री राज्य में हिंसा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।